नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली में कहा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख कैडेट तैयार किए गए। प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। संगीत के लिए समर्पित स्टार्टअप शुरू करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष के 60% किशोरों को पहला टीका लगाया गया। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। रूस ने कहा, वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका के सुरक्षा प्रस्ताव में शामिल होने का संकेत दिया। और मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में श्री मोदी ने आज के युवा की वोकल फॉर लोकल अभियान में प्रमुखता से भूमिका निभाने को रेखांकित किया। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे दौर में देश में एनसीसी को मजबूत करने के प्रयासों की बात की, जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं तो हम उस युवा शक्ति की झलक देखते हैं जो 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत के सपनों को साकार करेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश में 50 से अधिक यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश के कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में लड़कियों की उपस्थिति पर कहा कि ये राष्ट्र के बदलते रवैये का प्रतीक है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही, सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही, एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेटों से अपनी आकांक्षाओं और कार्यों को देश के विकास और अपेक्षाओं के साथ जोड़ने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जहां डिजिटल प्रौद्योगिकी और सूचना से संबंधित संभावनाएं हैं, वहीं गलत सूचना के खतरे भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह भी जरूरी है कि आम आदमी किसी अफवाह का शिकार न हो। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से गलत सूचना फैलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एनसीसी या एनएसएस की मौजूदगी वाले स्कूल और कॉलेज में मादक पदार्थ न पहुंचने के प्रयास करने पर बल दिया। श्री मोदी ने कैडेट्स को सेल्फ फॉर सोसाइटी पोर्टल ये पोर्टल देश के सामूहिक प्रयासों को नई ऊर्जा देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 7,000 से ज्यादा संगठन और 2,25,000 से अधिक लोग इस पोर्टल से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स पुरस्कृत भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने पंडित जसराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय शास्त्रीय संगीत की असाधारण विशेषता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कला और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य के लिए फाउंडेशन की सराहना की। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ये फाउंडेशन उभरते हुए कलाकारों को सहयोग देगा, कलाकारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी प्रयास करेगा। संगीत के क्षेत्र में शिक्षा और शोध को, इसको भी आप लोग इस फाउंडेशन के जरिए आगे बढ़ाने का काम सोच रहे हैं। मैं मानता हूं कि पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति के लिए आपने जो रोड मैप बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति पर जोर देते हुए कहा कि देश में ऐसे स्टार्टअप बनाने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित हों और भारतीय संगीत वाद्य यंत्र तथा परंपरा पर आधारित हों। विकास के साथ विरासत का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा में सबका प्रयास के मंत्र को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में काशी जैसे संस्कृति और कला के केंद्रों को पुनर्जीवित करने के हाल के प्रयासों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति प्रेम में अपने विश्वास के माध्यम से दुनिया को एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 91 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मंत्री रहे सूर्य प्रताप शाही को पथरदेवा सीट से, नंदगोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद दक्षिण क्षेत्र से और सुरेश पासी को जगदीशपुर से उतारा है। पार्टी ने लालगंज से पूर्व लोकसभा सदस्य नीलम सोनकर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने लखनऊ छावनी सीट से अनिल पांडे, मलिहाबाद से जगदीश रावत, लखीमपुर से मोहन वाजपेयी और सीतापुर जिले के महमूदाबाद से मीसम अम्मार रिजवी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर, लखनऊ के मलिहाबाद से सुशीला सरोज, कानपुर छावनी से मोहम्मद हसन रूमी, कासगंज के पटियाली से नादिरा सुल्तान। समाजवादी पार्टी के गठबंधन सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने सुनील अर्कवंशी को हरदोई जिले के संडीला विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल नाम वापस लेने के बाद बहुकोणीय मुकाबलों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस चरण की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटों के लिए सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इगलास सीट के लिए सबसे कम 5 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस चरण में 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। गोवा में 310 और उत्तराखंड में 448 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।
इस बीच उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार में काफी तेजी आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता घर घर जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। अन्य चुनावी राज्यों में भी राजनीतिक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को टिहरी से मैदान में उतारा है। डोईवाला से बृजभूषण गैरोला को उम्मीदवार बनाया है। डोईवाला से मौजूदा विधायक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में घर घर जाकर पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने केदारनाथ, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, थराली और श्रीनगर के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक भी की। श्री शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने लोगों से भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए मतदान करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि पहले देश की बेटियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में प्रवेश शुरू हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों के लिए पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह ने देहरादून में कहा कि पार्टी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए बहुत काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 15 से 18 वर्ष आयु के 60% बच्चों को कोविड टीके का पहला टीका लगाया जा चुका है। श्री मांडविया ने टीके लगवा चुके बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि यंग इंडिया लोगों के लिए मिसाल कायम कर रहा है। श्री मांडविया ने कहा है कि केवल 19 दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों को 1 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आपसी समझ, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहयोग की भावना ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। श्री मांडविया ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण और कोविड के खिलाफ उचित व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में सफलता की एक मिसाल है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 2,51,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,47,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में 21 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.6% है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए 2 डोज लेने के बाद 9 महीने में बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी है। फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो गैप है उसमें स्टडीज थी कि शायद गैप जितना जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें इम्यून रिस्पांस ज्यादा होता है कुछ लोगों में। जहां तक बूस्टर का सवाल है उसमें जो हमने वैक्सीनेशन किया विद 2 डोजेस उसके बाद इम्यूनिटी जो कम होनी शुरू होती है उसमें अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं। उसके बाद प्रोबेबली इम्यूनिटी थोड़ी कम होनी शुरू होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 9 मंथ्स गैप के बाद में आप बूस्टर लीजिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहे। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली में कहा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख कैडेट तैयार किए गए। प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। कहा, संगीत हमें जीवन में सांसारिक कर्तव्यों के प्रति सजग बनाने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष के 60% किशोरों को पहला टीका लगाया गया। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। रूस ने कहा, वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका के सुरक्षा प्रस्ताव में शामिल होने का संकेत दिया। और मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार के लिए भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सत्र से अलग विधायकों को निलंबित रखने का प्रस्ताव असंवैधानिक तथा अवैध है और ये विधानसभा की शक्तियों से परे है। न्यायालय की पीठ ने विधानसभा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली 12 विधायकों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि एक सत्र से अधिक निलंबित रखना असंगत है और ये विधायकों को निष्कासित करने से भी बुरा निर्णय था। न्यायालय ने कहा कि अगर ये निष्कासन का मामला होता तो रिक्त सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराया जा सकता था। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संसद भवन में सांसदों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश भी दिया। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी नाइपर में हो रही अनुसंधान गतिविधियों, पेटेंट और प्रकाशनों की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराना है। श्री मांडविया ने कहा कि उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत महत्व रखती है। फार्मा क्षेत्र के सतत विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त संख्या में युवा प्रतिभाएं और मानव संसाधन हैं, जिन्हें उद्योग और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से सही दिशा देने की आवश्यकता है। देश में सामर्थ्य की कमी नहीं है, हम सामर्थ्य है ही, लेकिन इस सामर्थ्य को चैनलाइज करने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और है। मेटा डेटा की सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, रेकॉर्ड डेवलप करने की सिस्टम हमारे यहाँ नहीं थी, अभी डेवलप हो रही है। मेटा डेटा भी डेवलप हो रहा है। ये डेटा जब आप मेटा डेटा के फॉर्मेट में लाते हैं तब आपका कई रिसर्च की विंडो ओपन हो जाती है, कई एनालिसिस ऑटोमेटिक हो जाता है। सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर नागेश्वरन IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन रह चुके हैं। श्री नागेश्वरन 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश को 7,309 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की अनुमति दे दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान को 5,186 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 2,123 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण देने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना है। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत बीटिंग रिट्रीट समारोह कल शाम नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष एक नया ड्रोन शो प्रमुख आकर्षणों में होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ड्रोन शो को मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत तैयार किया गया है। पहली बार इस ड्रोन प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का हिस्सा बनाया गया है। ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की अवधि 10 मिनट की होगी। इसमें स्वदेशी तकनीक के जरिए निर्मित लगभग 1000 ड्रोन शामिल होंगे। इस ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी बजाया जाएगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा बजाए जाने वाले कदमताल संगीत के साथ कुल 26 प्रदर्शन दर्शकों के मन को मोहने का काम करेंगे। वहीं शुरुआती बैंड वीर सैनिक की धुन बजाता हुआ मास बैंड होगा। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम बैंड, सीएपीएफ बैंड, वायुसेना बैंड, नौसेना बैंड, आर्मी मिलिट्री बैंड और मास बैंड होंगे। इस समारोह के मुख्य संचालक कमांडर विजय चार्ल्स ड्रिक्रूज होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। इनमें केरल, हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल हैं। वहीं इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की सर्वकालिक लोकप्रिय धुन के साथ होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी
बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की। गरीबी जहां कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता सोहराब मोदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 28 जनवरी 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति प्रेरित किया। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म सिकंदर के माध्यम से देशभक्त की भावना और राष्ट्रीय भावना को जगाया। ये फिल्म राष्ट्र में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल पर आधारित थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। इस फिल्म को बॉम्बे सेंसर बोर्ड से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे सेना की छावनियों के कुछ थिएटरों में प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रवाद के लिए फिल्म की अपील इतनी महान और प्रत्यक्ष थी कि वर्षों तक लोकप्रिय रही। इस राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परीक्षा के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो इन सभी मामलों को देखेगी। भारत अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इसमें अनाज, कोविड के टीके और जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भारत की ओर से अफगानिस्तान को करीब 3.5 टन चिकित्सा सामग्री और कोविड टीकों की 5 लाख डोज भेजी गई हैं। यूक्रेन की स्थिति पर श्री बागची ने कहा कि भारत वहां के घटनाक्रम और इस संबंध में रूस और अमेरिका के बीच जारी उच्च स्तरीय वार्ता पर करीबी नजर रखे हुए हैं। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहता है और संकट के समाधान के लिए अमेरिका के सुरक्षा प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता है। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीत लिया है। फाइनल में आज जापान का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली में कहा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख कैडेट तैयार किए गए। प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। कहा, संगीत हमें जीवन में सांसारिक कर्तव्यों के प्रति सजग बनाने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष के 60% किशोरों को पहला टीका लगाया गया। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। रूस ने कहा वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका के सुरक्षा प्रस्ताव में शामिल होने का संकेत दिया। और मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।